दोस्तों, क्या कोई आदमी टाइम ट्रैवल करके अपने समय से आगे या पीछे जा सकता है? क्या अगर इंसान ने फ्यूचर में टाइम मशीन इन्वेंट कर ली है तो वो अपने पास्ट में जाकर क्या नहीं देखते होंगे? बीते कुछ समय में ऐसे टाइम ट्रैवलर्स के मौजूद होने के कई किस्से हमें मिलते हैं जिन्हें आप लॉजिक से नहीं समझ सकते। तो कौन है वो लोग जो टाइम में ट्रैवल करने का क्लेम करते हैं? आइए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। बस अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, टाइम ट्रैवल की पहली कहानी जे.एच. ब्रेनन की किताब टाइम ट्रैवल अ न्यू पर्सपेक्टिव से हमें पता चलती है, जब उन्होंने एक एक्सीडेंटल टाइम ट्रैवलर के बारे में बताया था। 1935 में एयर मार्शल सर विक्टर गोदार्ड, जो उस वक्त विंग कमांडर थे, उन्हें एक इनएक्टिव बेस की जांच के लिए भेजा गया। लेकिन जब वो वहां पर जा रहे थे तो मौसम खराब होने लगा और जैसे तैसे उन्होंने अपने प्लेन को ब्रेम के उस मिलिट्री बेस तक पहुंचाया। वहां मौसम साफ था और गोदार्ड ने देखा कि ये बेस तो एक्टिव है और यहाँ पर नीले कपड़ों में मैकेनिक्स कुछ येलो प्लेन्स की मेंटेनेंस का काम कर रहे हैं। लेकिन उस वक्त एयरफोर्स के प्लेन्स येलो नहीं होते थे और ना ही मैकेनिक्स को ब्लू ड्रेस दी जाती थी, इसलिए उन्होंने इन्हें नहीं पहचाना। लेकिन जब वो लौटे तो उनकी बातों को किसी ने सीरियसली नहीं लिया और सभी ने यही कहा कि वो एक इनएक्टिव बेस है, वहाँ कोई नहीं है। इसके 4 साल बाद जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका था और यूरोप में आग लगी थी, गोदार्ड फिर से ड्रेम के उस बेस पर जाते हैं और यहाँ पर अब ब्लू ड्रेसेस में मैकेनिक्स येलो प्लेन्स पर काम कर रहे थे। लेकिन अब इन येलो प्लेन्स को गोदार्ड पहचानते थे, ये माइल्स मजिस्टर प्लेन्स थे। इससे उन्हें समझ में आया कि 4 साल पहले वो टाइम ट्रैवल करके ऊपर से ये दृश्य देख रहे थे। हमारी अगली कहानी एंड्रयू कार्लसन नाम के एक आदमी से जुड़ी है, जिसे 28 जनवरी 2003 के दिन अरेस्ट कर लिया गया था। एंड्रयू ने स्टॉक मार्केट में पैसे लगाकर खूब प्रॉफिट बनाया था और कुछ ही दिनों में अपने $800 को 35 करोड़ डॉलर्स में बदल दिया था। इसके बाद अथॉरिटीज की नजर उस पर पड़ी और उन्हें लगा कि जरूर ये आदमी इनसाइडर ट्रेडिंग के जरिए स्टॉक्स को मैनिपुलेट कर रहा है, जो कि एक क्राइम है, और इसलिए उसे अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन पूछताछ के वक्त एंड्रयू ने सच बताने का दावा करते हुए कहा कि वो दरअसल साल 2256 से आया है और इसलिए उसे पहले से ही पता है कि किन स्टॉक्स पर पैसा लगाना है। पुलिस वालों ने इस एक्सप्लेनेशन को सीरियसली नहीं लिया, लेकिन कुछ ही दिनों में एक अनजान व्यक्ति ने एंड्रयू का बेल बॉन्ड भर दिया और जमानत मिलने के बाद से आज तक किसी ने भी एंड्रयू को नहीं देखा है। टाइम ट्रैवल की हमारी तीसरी कहानी साल 1988 की है, जब स्ट्रेंज मैगजीन में केन म्यू ने टाइम ट्रैवल नाम से 2 आर्टिकल्स लिखे थे। इसमें एक आदमी की कहानी थी जो 1969 में हाईवे 167 पर कार में जा रहा था। आदमी का नाम एलसी था और साथ में उसका एक बिजनेस एसोसिएट बॉब भी था। रोड पर उन्होंने अपने आगे एक बहुत ही विंटेज कार को चलते हुए देखा, जो करीब 40 के दशक की रही होगी, लेकिन वो अभी भी काफी अच्छी कंडीशन में दिख रही थी। ये दोनों ये सोचकर भी हैरान थे कि आखिर इतनी पुरानी गाड़ी को रोड पर चलने की परमिशन कैसे मिल गई। उन्होंने अपनी कार को उस कार के बगल में लगाया तो देखा कि अंदर जो औरत बैठी थी उसने भी 40 के दशक के फैशन के कपड़े पहन रखे थे। जैसे ही उस औरत ने उन्हें देखा तो थोड़ी वो घबरा गई। एलसी ने जब उससे पूछा कि क्या उसे कोई मदद चाहिए तो औरत ने हाँ कहा और फिर एलसी और वो दोनों ही अपनी गाड़ी रोड की साइड लगाने लगे। लेकिन एलसी की गाड़ी उससे आगे थी, इसलिए गाड़ी रोकते ही जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वो कार और औरत कहीं गायब हो गए थे। लेकिन उनके जाने की कोई आवाज सुनाई नहीं दी थी। सिर्फ यहीं पर यह कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि जब एलसी और वो लोग वहां से आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि वही कार फिर से रोड पर चल रही है और उस कार के बगल में एक नॉर्मल कार भी चल रही है। दोनों कार्स की स्पीड को कम करके साइड की तरफ पार्क होती है, लेकिन अचानक से वो कार सबकी आंखों के सामने फिर से गायब हो जाती है। वो तीसरा आदमी भी अपनी कार से बाहर निकलता है और उनसे पूछता है कि क्या उन्होंने भी उस कार को गायब होते देखा है। इसके बाद उनके बीच बातचीत होती है और जब वो आदमी एक मिसिंग केस रिपोर्ट करने की बात करता है तो एलसी और बॉब उसे ऐसा करने से रोक देते हैं, क्योंकि उसके पास उस इंसिडेंट का कोई सबूत नहीं था। टाइम ट्रैवल की एक घटना हमें रॉन एडवर्ड्स की किताब द लिटिल जायंट बुक ऑफ ईयरी थ्रिल्स एंड अनस्पीकेबल चिल्स में भी मिलती है। इसमें 1932 की एक घटना दर्ज है, जब बर्नर्ड हटन नाम का एक न्यूज़पेपर रिपोर्टर और योआकिम ब्रंट नाम का एक उसका फोटोग्राफर जर्मनी में हैम्बर्ग के शिपयार्ड में जाते हैं। उन्हें वहां पर एक स्टोरी की परमिशन मिली थी, लेकिन जैसे ही वो अपना असाइनमेंट कंप्लीट करके वापस जा रहे होते हैं तो आसमान से एयरक्राफ्ट्स की आवाजें आने लगती हैं। ऐसा लगता है कि जैसे शिपयार्ड पर प्लेन्स ने हमला कर दिया है और हर तरफ बॉम्ब्स गिरने लगते हैं। इस हड़बड़ी में जब सभी इस हमले का जवाब देने की तैयारी में है, हटन एक सिक्योरिटी गार्ड से पूछता भी है कि क्या वो उसकी कोई मदद कर सकता है, तो सिक्योरिटी गार्ड उन्हें वहां से जाने के लिए कहता है। यहाँ से जब वो कार में निकलते हैं तो देखते हैं शहर में कोई पैनिक नहीं फैला है और यहाँ पर कोई एयरक्राफ्ट्स नहीं घूम रहे हैं।
जब वो पीछे मुड़कर उस शिपयार्ड की तरफ देखते हैं तो वहां भी सब कुछ शांत हो चुका होता है। इस कहानी पर लेकिन किसी भी ऑफिस वाले का यकीन नहीं था दोस्तों। लेकिन फिर 11 साल बाद यानी 1943 में हटन को न्यूज़पेपर पर एक तस्वीर दिखती है। इस तस्वीर के साथ एक कहानी भी छपी थी कि ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स ने जर्मनी के हैम्बर्ग शिपयार्ड पर एक सक्सेसफुल एयर रेड की है। क्या 11 साल पहले हटन इस जगह पर जो एक्सपीरियंस कर रहे थे वो यही रेड थी? अब हमारी आखिरी कहानी एक ऐसे आदमी की है जो एक ऐसे देश से आया था जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। जी हाँ, जुलाई 1954 में जापान के टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक फ्रेंच आदमी देखा गया जो जापानीज समेत कई और भाषाएं भी जानता था। जब इसके पासपोर्ट पर इमिग्रेशन ऑफिसर स्टैंप लगा रहा था तब उसने महसूस किया कि ये पासपोर्ट तो सही लग रहा है, लेकिन ये जिस देश का है उसके बारे में पहले उसने कभी नहीं सुना। उस आदमी ने पूछताछ में बताया कि ऐसा एक देश है, वो फ्रांस और स्पेन के बीच में है, लेकिन जब उसे मैप दिखाया गया तो जिस जगह का वो जिक्र कर रहा था उसका नाम एंडोरा था, जो कि एक छोटा सा देश है। इसके बाद इस आदमी को अरेस्ट कर लिया गया और उसे इंटेरोगेट करने के लिए एक होटल में शिफ्ट कर दिया गया। 2 गार्ड्स को रूम के बाहर तैनात भी कर दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी जब अगले दिन उन्होंने कमरा खोला तो वो आदमी वहां मौजूद ही नहीं था। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, उसके डॉक्यूमेंट्स जो अथॉरिटीज ने अपने पास जमा कर लिए थे वो भी गायब हो चुके थे। इसके बाद कई लोगों का मानना ये था कि वो भविष्य से आया था, जहां एंडोरा का नाम टॉरेड हो गया है, या फिर वो किसी पैरेलल डायमेंशन से इस धरती पर आ गया था। खैर ये राज अब खुलना थोड़ा मुश्किल है। वैसे दोस्तों, टाइम ट्रैवल का एक और सबूत चार्ली चैपलिन ने भी कैप्चर किया था। जॉर्ज क्लार्क नाम के एक आयरिश फिल्म मेकर ने यूट्यूब पर एक क्लिप अपलोड की थी जिसमें उन्होंने दावा किया है कि चार्ली चैपलिन की फिल्म दी सर्कस के एक सीन में एक औरत दिखाई देती है जो अपने कान पर किसी चीज को लगाकर चल रही है और ऐसा भी लग रहा है जैसे वो कोई फोन हो। ये क्लिप उस समय की है जब मोबाइल फोन्स इन्वेंट नहीं थे, इसलिए किसी का इस तरह बिहेव करना काफी अजीब था। जॉर्ज के मुताबिक ये मुमकिन है कि कैमरा में गलती से कोई टाइम ट्रैवलर को कैप्चर कर लिया गया हो, लेकिन इस क्लेम पर कई लोगों की अलग अलग टिप्पणियां भी आई हैं। लोगों का मानना है कि हो सकता है वो फोन ना रहा हो बल्कि सुनने वाली मशीन हो, क्योंकि उस वक्त के हियरिंग एड्स इसी तरह बड़े हुआ करते थे। खैर अगर हम ऐसे एक इंसिडेंट को नकार भी दें तो हमें कई ऐसे किस्से सुनने को मिलते हैं जिन पर यकीन करने को मन नहीं करता, लेकिन फिर भी उसके खिलाफ हमारे पास कोई ठोस तर्क भी मौजूद नहीं है। क्या ये सभी लोग सचमुच टाइम में ट्रैवल कर गए थे? क्या दुनिया में कई और भी लोग ऐसे हैं जो बस अभी तक सामने नहीं आए हैं, या फिर इस बात से अनजान है कि वो कभी अपने समय से दूर कहीं यात्रा कर आए थे? इन कहानियों के साथ यही परेशानी है कि इनका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, इसलिए इन्हें अभी भी एक सीरियस डिबेट के लिए परिपक्वता नहीं माना जाता। लेकिन अगर इन केसेस को अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया जाए तो हमारे भी कई सवाल हल हो जाएंगे। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई इन कहानियों के लोग टाइम ट्रैवलर्स थे या टाइम ट्रैवलर से मिले थे? अपनी राय हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। उम्मीद है कि आपको आज की इस वीडियो में काफी कुछ नया मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।